स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स का सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ये सब्जेक्ट बेसिकली डील करता है वर्क प्लेस के अंदर जब हमने एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी होती है। एथिक्स क्या है? वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो लॉज के अंदर तो कवर नहीं होते। रूल्स उनमें आपको सर्टन तरीके से अलाउ करते हैं कि आप उस चीज़ को ऑपरेट करें, लेकिन एथिक्स जो है वो रूल से वन स्टेप अहेड की चीज़ है। तो एथिकली आप खुद को रोकते हैं उन डिसीजन से और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बाज रखते हैं उन डिसीजन से वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। वी आर गोइंग टू लर्न द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। बेसिकली एथिक्स हैं क्या, किस तरह ये हमें अफेक्ट करते हैं और किस तरह हम इनको वर्क प्लेस में अप्लाई करते हैं। तो एथिक इज़ नॉट द ओनली वे टू स्टडी मोरालिटी। अच्छा, बेसिक चीज़ तो हम जिस पे हम बात करना चाहते हैं वो है मोरालिटी, इखलाकियात, मोरल वैल्यूज़। तो मोरालिटी को स्टडी करने का सिर्फ एक सब्जेक्ट एथिक्स ही नहीं है, इसके अलावा सोशल साइंसेज में भी हम एथिक्स को स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में भी हम एथिक्स को स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर एथिक्स को स्टडी किया जाता है, अखलाकियात को। नॉर्मेटिव स्टडी, यहाँ पे एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत होगी। एथिक्स इज़ द नॉर्मेटिव स्टडी ऑफ मोरालिटी। नॉर्मेटिव स्टडी होती क्या है? जो किसी भी चीज़ के गुड या बैड एस्पेक्ट को हम स्टडी करते हैं। सो देयर इज अ स्टेटमेंट देयर, इज इट रॉन्ग टू किल वन पर्सन टू सेव मैनी? कि क्या ये बात अब ये बात वैलिड है अब तक कि हमने सोसाइटी को अगर बचाना हो, सोसाइटी की ज़िंदगी बचाना हो तो एक इंसान का कत्ल जायज़ है? अभी देखें, ये गुड और बैड की एक डिस्कशन है, एक बड़ी लंबी डिस्कशन होगी है कि भाई एक शख्स की जान बचाने के लिए या एक सोसाइटी में कुछ एक ग्रुप की जान बचाने के लिए क्या हम किसी दूसरे शख्स के कत्ल को जायज़ करार दे सकते हैं? तो ये एक ऐसी डिस्कशन है जिसके अंदर हम जितने भी डिबेट या जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दे लें वो एंडलेस होंगे। तो नॉर्मेटिव स्टडी हमारी क्या होती है? किसी स्टेटमेंट की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को स्टडी करना। तो एथिक्स भी एक नॉर्मेटिव स्टडी है। Normative study, an investigation that attempts to reach conclusion about what things are good or bad, or about what actions are right or wrong. अब देखें, सोसाइटी में हम देखते हैं कि हम चाहते हैं रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन हो। रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो? अगर हमें उससे कुछ नुकसानात भी हो रहे हों, से हम चाहते हैं कि सड़कों पे जो तजावज़ात हैं उनका खात्मा हो, और ये कानून का हिस्सा है। अब हम उस कानून को लागू करते हैं, उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन से बहुत सारे गरीबों का नुकसान हो जाता है। किसी की रेडी है, किसी ने कोई ठेला लगाया हुआ है, तो वो उठा लिए जाते हैं या तोड़ दिए जाते हैं, उससे अब लोगों का नुकसान हो जाता है। तो क्या ऐसे कानून को लागू करना चाहिए जिससे कुछ लोगों का नुकसान हो? अगेन वी आर studying what things are good or bad। तो हमें सोसाइटी में ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और उनको इम्प्लीमेंट ना करने से कुछ नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। पार्किंग के इश्यूज हैं, तो क्या गलत पार्किंग करने पे लोगों को सज़ा दी जाए जिन्होंने गलत पार्किंग की हुई है? बिल्कुल दी जाए। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं और उनके अंदर पार्किंग की जगह ही स्पेसिफाई नहीं है। आप जाते हैं तो आपको पार्किंग की प्लेस ही नहीं मिलती। ये तो लिखा होता है कि नो पार्किंग, हियर इज़ नो पार्किंग, देयर इज़ नो पार्किंग। यहाँ पे भी नो पार्किंग एरिया है, आगे भी नो पार्किंग एरिया है, और उससे आगे भी नो पार्किंग एरिया है। ठीक है, तो भाई पार्किंग एरिया किधर है? ये तो लिखें कहीं पे ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है। जब हर जगह नो पार्किंग होगी तो फिर लोग क्या करेंगे?
अपनी मर्जी से जहाँ पे दिल करेगा गाड़ी लगा देंगे, और उसके बाद चालान होंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। तो ये क्या है, वी आर स्टडिंग द गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, राइट। तो नॉर्मेटिव स्टडीज क्या होती हैं? अगेन एन इन्वेस्टिगेशन दैट अटेम्प्ट्स टू रीच कंक्लूजन अबाउट व्हाट थिंग्स आर गुड और बैड। हमने किसी चीज़ की दोनों साइड्स को स्टडी करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, गुड एंड बैड साइड, और फिर उसके बाद किस कंक्लूजन पे पहुंचना है कि कौन सी चीज़ बेहतर है, अबाउट व्हाट एक्शंस आर राइट और रॉन्ग। तो हमने देखना होता है कि कौन से एक्शंस ठीक हैं और कौन से एक्शंस गलत हैं। ये होती है हमारी नॉर्मेटिव स्टडी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहते हैं। डिस्क्राइब करना किसको कहते हैं? सिंपली किसी चीज़ को बयान कर देना, डिस्क्रिप्शन। अब इसका डिफरेंस देखिएगा, एन इन्वेस्टिगेशन दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द वर्ल्ड। हमने जो हमारी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है इसको डिस्क्राइब कर देना है विदाउट रीचिंग एनी कंक्लूजन। इसमें हमने ये कोशिश नहीं करनी कि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे अबाउट वेदर द वर्ल्ड इज एज इट शुड बी, कि क्या दुनिया अच्छी है या बुरी है, क्या ये वैसी ही है जैसी इसको होना चाहिए था। इस बात से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमने जो करंट चीज हमारे सामने मौजूद है उसको डिस्क्राइब कर देना है। अब हम दोनों प्रीवियस एग्जांपल्स को इस पे अप्लाई करते हैं। हमारा तजावुज़ात का मसला नॉर्मेटिव में क्या था कि जनाब सड़क की हदूद इतनी है और उसके साथ जो तजावुज़ात सड़क के ऊपर आ गई हैं उनको हटाया जाए, इससे ये फ़ायदा होगा और ये नुकसान होगा, लेकिन ओवरऑल फ़ायदा हमारा ज़्यादा है। वो थी नॉर्मेटिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होगी कि सड़क की हदूद 40 फुट है, 40 फुट के ऊपर 6 से 8 फुट 10 फुट तक लोगों ने दोनों साइड्स पे तजावुज़ात कायम किए हुई हैं, दैट्स इट। इससे आगे हम अपनी तरफ से राइट और रॉन्ग का कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ डिस्क्राइब कर देंगे। आपको एक क्रिकेट मैच को डिस्क्राइब करने का कहा जाता है कि भाई आपने मैच देखा, कैसा था? आप कहते हैं जी पहले 5 ओवर्स में ये हुआ, बैट्समैन ने ये किया, बॉलर्स ने ये किया, मैच ऐसा रहा, दैट्स इट। आप उसके पॉजिटिव या नेगेटिव पे नहीं जाते कि जनाब बॉलर्स को अटैक करना चाहिए था, बैट्समैन को अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी, आप इस स्टेटमेंट पे बिल्कुल नहीं जाते। वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होती है कि क्या हुआ है, दैट्स इट। आपकी जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होती है उसको हम एज इट इज बयान कर देते हैं। तो ये हमारी होती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जिसमें हम किसी भी चीज को फुली डिस्क्राइब कर देते हैं। So let's again have a look on administrative ethics. Administrative ethics is a form of applied ethics or professional ethics that examines ethical principles and moral or ethical problems that can arise in a work environment. तो अब हम इसको ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये एक अप्लाइड एथिक्स है, दैट मीन्स कि ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, हमने इसको अप्लाई करना है, खाली डिस्क्राइब करके बात खत्म नहीं कर देनी, हमने इसको अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। दूसरा, प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल कौन सी चीज़ें होती हैं जिनका हमारा वर्क सेटिंग, वर्क बिहेवियर के साथ लिंक होता है, पर्सनल चीज़ें नहीं, प्रोफेशनल, जिनका हमारे प्रोफेशन या हमारे शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक होता है। दैट एग्जामिन्स एथिकल प्रिंसिपल्स एंड मोरल और एथिकल प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज इन अ वर्क एनवायरनमेंट। तो एक वर्क एनवायरनमेंट के अंदर आपके सामने कोई ऐसे एथिकल इश्यूज आ जाते हैं तो उनके साथ डील करना। से जस्ट इमेजिन योर सेल्फ एज अ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर। आप एक हेल्थ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं एक शहर के। प्रॉब्लम ये सामने आया है कि आवारा कुत्तों ने एक राहगीर को काट खाया है, ठीक है। अब आवारा कुत्ते नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या शहर के 2000 आवारा कुत्तों को कत्ल कर दिया जाए, क्या ये एथिकली ठीक होगा? इखलाकी बुनियादों पर क्या ये बात ठीक है कि एक कुत्ते की गलती की सजा की सूरत में आप 2000 कुत्तों को तलफ कर दें एक शहर में?
अब कानून तो इस बारे में आपको सर्टन कोई लिमिट्स देगा, लेकिन उस कानून को तो अप्लाई करते हुए आपने उसके साथ ये भी तो देखना है कि आपके उस फैसले की एथिकल बाउंड्रीज क्या हैं। जानवरों के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीमें आपके उस फैसले को किस नुक्ता नज़र से देखेंगी। एक आम इंसान आपके उस फैसले को किस नज़र से देखेगा। एक रहमदिल इंसान वो समझेगा कि यार ये तो इस शहर में कुत्तों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, एक शहर के 2000 कुत्तों को तलब किया जा रहा है, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो बेसिकली हमारी इस एग्जांपल से हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि एथिकल जो वर्क बिहेवियर है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगेन, व्हाट आर एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स? एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज रिटन एंड अनरिटन कोड्स ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, अब ये देखें, एक तो रिटन स्टेटमेंट है भाई, उसके साथ कुछ अनरिटन प्रिंसिपल्स भी होंगे, कुछ असूल और फिर वैल्यूज, हमारी इक़्तिदार दैट गवर्न डिसीजंस एंड एक्शंस विद इन अ कंपनी। तो एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लिखे हुए और कुछ जो नहीं लिखे हुए, उन असूलों का मजमूआ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स कहलाता है। तो बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है? इन द बिजनेस वर्ल्ड द ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर सेट स्टैंडर्ड्स फॉर डिटरमिनिंग द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। तो एक बिजनेस वर्ल्ड में हमारे सामने बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है एक आम ऑर्गेनाइजेशन और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? बिजनेस में हमारे सामने जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। हमने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना होता है ताकि हमारे शेयर होल्डर्स की इक्विटी बढ़े, एज अ मैनेजर हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो। तो बिजनेस वर्ल्ड में जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि हमारी मॉरलिटी किस तरह की होगी, हमने किस तरह के मॉरल्स पे बिलीव करना है और हमारी एथिक्स कैसे होंगे। सम स्पेशल एस्पेक्ट्स मस्ट बी कंसीडर्ड व्हेन अप्लाइंग एथिक्स। अब जरा देखें कि हम इमेजिन योरसेल्फ इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। रिमेंबर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? शेख ज़ैद हॉस्पिटल इज अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मकसद क्या है बनाने का? ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेहत की सहूलियात को की फराहमी। ठीक है, अब उसी के सामने एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नॉट अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। वो अवामी मंसूबा नहीं है, वो एक बिजनेस का मंसूबा है। तो उस हॉस्पिटल का मकसद क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। आप दोनों में से किसी को गलत नहीं कह सकते। तो अब हम अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर कंसीडर कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न अ प्रॉफिट टू सर्वाइव। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट कमाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो लॉस में जाएगी तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न अ प्रॉफिट टू सर्वाइव, बट दीज प्रॉफिट शुड नॉट कम फ्रॉम मिसकंडक्ट। जी, ऑर्गेनाइजेशंस को जिंदा रहने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए मिसकंडक्ट शुरू कर दें, गलत चीजों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, दो नंबरी शुरू कर दें। उसका यह मतलब हरगिज नहीं है। तो आपको प्रॉफिट भी कमाना है और उसके साथ साथ पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है और उसके साथ एथिक्स को भी फॉलो करना है। और फिर आपके सामने ये चैलेंज है कि आपने एथिक्स को फॉलो करते हुए प्रॉफिट जनरेट करना है। तो व्हाई स्टडी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स? स्टडीइंग एथिक्स हेल्प्स business people begin to identify ethical issues and recognize the approaches available to resolve them. जो बिजनेस पीपल होते हैं उनको ये चीज क्लियर होती है कि हमारे सामने एथिकल प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर द वेरियस एथिकल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, और फिर व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू सॉल्व देम। जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं उनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। लर्न अबाउट द एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड वेज टू प्रमोट एथिकल बिहेवियर। उसके साथ में ये भी पता चलता है कि एथिकल डिसीजन मेकिंग में इश्यूज क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स आते क्या हैं और उनको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। And they begin to understand how to cope with conflicts between personal values and organizational values. जी, now imagine
योरसेल्फ अगेन दैट पर्सन, वो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर जिसके शहर में कुत्तों की वजह से इंसानी जिंदगी खतरे में चली गई। अब हो सकता है उस शख्स को कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार हो, उसने कुत्तों को एज पेट्स भी पाला हुआ हो घर में, तो अब क्या होगा? अब उसकी एक तो पर्सनल वैल्यूज हैं, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं उसकी, और दूसरी उसकी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एथिक्स या ऑर्गेनाइजेशन की कुछ वैल्यूज हैं। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए जरूरी है कि शहर के आवारा कुत्तों को खत्म कर दिया जाए। एज अ ह्यूमन बीइंग, वो इंसान भी तो है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर होने से पहले एक इंसान भी तो है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग उसको कुत्तों से बहुत प्यार है, बतौर पेट उसको कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए ये फैसला करना कितना मुश्किल होगा कि इस शहर के सारे आवारा कुत्तों को खत्म कर दिया जाए। तो समटाइम्स हमें ये डायलेमा भी आता है कि हमारे जो पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की लाइक्स एंड डिसलाइक्स से कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती हैं। तो वहां पे भी हमें एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। बिगिन टू अंडरस्टैंड हाउ टू कॉप विद कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पर्सनल वैल्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। Three kinds of issues that ethics investigate: systematic issues, corporate issues, and individual issues. We will study these topics in detail down the road in our further lectures. Don't worry. Applying ethical concepts to corporations. यहाँ पे हम again we are just going to give a descriptive statement. Should ethical qualities be attributed only to people or also to corporations? कि जनाब एक शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर के अंदर बहुत ज़ोर से म्यूज़िक ना बजाए, उसके हमसाए डिस्टर्ब होंगे। एक शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर का जो धुआं है वो इस तरह कंट्रोल करे कि उसके हमसाए मुतासिर ना हो। तो क्या ये दोनों बातें फैक्ट्रियों पे भी अप्लाई होती हैं कि एक फैक्ट्री अपने शोर को इस तरह कंट्रोल करे कि इर्द गिर्द रहने वाली आबादी मुतासर ना हो, और एक फैक्ट्री अपने धुएं को इस तरह मैनेज करे कि उसके इर्द गिर्द रहने वाली आबादी की सेहत को नुकसान ना हो? या ये चीज़ें सिर्फ लोगों पे ही अप्लाई होंगी और जो फैक्ट्रीज और जो कॉरपोरेशन हैं बहुत बड़ी, उन पे अप्लाई नहीं होगी? आपका क्या ख्याल है? वी आर जस्ट लिविंग दिस क्वेश्चन ओपन टू योर अंडरस्टैंडिंग। मैं ये बात सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूं एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह हाफिज।